गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट 3 के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने प्रोटीन और उसकी जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की जो संरचना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उस पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, इस टॉपिक में से भी एग्जाम में ए पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर या फिर सी पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ए पार्ट के अंदर छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका कंपोजिशन, संगठन क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का संगठन पूछा जाता है। यानी जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से अवयव होते हैं, उनका संगठन लिखना है। इस प्रकार छोटा सवाल। और बड़ा सवाल के अंदर बी पार्ट के अंदर डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछा जाता है। और सी पार्ट के अंदर अगर सवाल पूछा जाए तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो डीएनए है उसकी संरचना पूछी जाती है। तो देखिए, बात करते हैं अपन न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? ये जो वंशागत लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। और न्यूक्लिक एसिड भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि लंबी श्रृंखला युक्त बहुलक होता है, जिसको न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। संयुग्मी प्रोटीन होता है और इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोस्थेटिक समूह तथा प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। और इसमें दो प्रकार हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए होता है वो कोशिका के अंदर मुख्य रूप से जो केंद्रक होता है उसमें प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। तो देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें दो प्रकार है, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। ये क्या है? वंशानुगत लक्षणों के गुणसूत्रों के मुख्य अवयव न्यूक्लियोप्रोटीन है। अतः वंशानुगत लक्षणों का रक्षण और कोशिकाओं में एंजाइम संश्लेषण करने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। ये क्या करेंगे? जो वंशानुगत लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। ये एक प्रकार के न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। दो प्रकार के होंगे न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए होता है, दूसरा आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मुख्य रूप से केंद्रक में उपस्थित होता है और आरएनए होता है कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होता है। अब बात करें अपन न्यूक्लिक अम्ल के संगठन की, तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसका जब कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करवाया जाता है तो उसमें तीन मुख्य अवयव होते हैं। एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, एक उसके अंदर शर्करा होती है, राइबोज, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज, और तीसरा उसके अंदर ऑर्गेनिक बेस, नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, कार्बनिक क्षार होते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके संगठन में तीन मुख्य अवयव है, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक बेस। फॉस्फोरिक एसिड की बात है H3PO4, फॉस्फोरस के साथ तीन OH समूह और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा H3PO4। शर्करा में राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। राइबोस शर्करा होगी वो
आरएनए के अंदर उपस्थित होती है। और डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा होती है वो कहाँ होती है? डीएनए के अंदर उपस्थित होती है। डीऑक्सीराइबोज के अंदर यहाँ पर एक ऑक्सीजन की C2 कार्बन पर कमी होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा बोलेंगे, ये डीएनए के अंदर उपस्थित होगी। ऑर्गेनिक बेस होते हैं, उसमें भी दो प्रकार है, एक प्यूरिन है और दूसरा पेरिमिडिन। प्यूरिन में भी दो प्रकार के होते हैं, एक एडिनिन होता है और दूसरा गुआनिन होता है। और पेरिमिडिन के अंदर तीन होते हैं, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। तो इस प्रकार से जो ऑर्गेनिक बेस है उसमें प्यूरिन और पेरिमिडिन, प्यूरिन में दो होंगे एडेनिन और गुआनिन, और पेरिमिडिन के अंदर थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, तीन प्रकार। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लिक एसिड है उनके अंदर ये तीन मुख्य अवयव, फास्फोरिक अम्ल, शर्करा, राइबोज यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज और ऑर्गेनिक बेस प्यूरिन तथा पेरिमिडिन उपस्थित। अब हम नेक्स्ट आगे बात करें तो इसके अंदर जब न्यूक्लिक एसिड का जल अपघटन करवाएंगे तो पहले उसमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है जो वापस जल अपघटित होकर के न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड देता है। और न्यूक्लियोसाइड होगा उसका जब जल अपघटन करेंगे तो शुगर प्लस ऑर्गेनिक बेस प्राप्त होता है। तो आगे हम बात करें राइबोन्यूक्लियोसाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो राइबोन्यूक्लियोसाइड जो होते हैं उसमें एक शर्करा अणु तथा एक क्षारक अणु परस्पर संयोजित होकर के राइबोन्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। एक राइबोज शर्करा और एक क्षारक जो ऑर्गेनिक बेस होता है वो आपस में संयोजित होकर के राइबोन्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और राइबोन्यूक्लियोसाइड में शर्करा अणु का C1 कार्बन तथा प्यूरिन क्षारक का N9 और पेरिमिडिन क्षारक का N1 नाइट्रोजन है वो जुड़ा हुआ रहता है। न्यूक्लिक एसिड में कुल 4 ऑर्गेनिक बेस उपयोग में आते हैं, अतः 4 न्यूक्लियोसाइड आरएनए में तथा 4 डीएनए में उपस्थित होंगे। आरएनए में 4 राइबोफ्लोरो एडिनिन, राइबोफ्लोरोनोसिल गुआनिन, राइबोफ्लोरोसिल साइटोसिन और राइबोफ्लोरोसिल यूरेसिल। इसी प्रकार से डीएनए में भी डीऑक्सीराइबोफ्लोरोनोसिल एडिनिन, डीऑक्सीराइबोफ्लोरोनोसिल गुआनिन, डीऑक्सीराइबोफ्लोरोनोसिल साइटोसिन और डीऑक्सीराइबोफ्लोरोसिल थायमिन उपस्थित होता है। आरएनए के अंदर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए के अंदर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन उपस्थित होता है। तो देखिए इसकी संरचना में, देखिए राइबोन्यूक्लियोसाइड के अंदर एडिनोसिन जो न्यूक्लियोसाइड इसकी बात करें तो अभी हमने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसका बेरियम हाइड्रोक्साइड एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस होगा तो पहले क्या बनता है न्यूक्लिक एसिड,
से न्यूक्लियोटाइड बनता है, और उस न्यूक्लियोटाइड का वापस एक करके जब अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल बनता है। इस न्यूक्लियोसाइड को और हीट करते हैं तो क्या आगे शुगर और ऑर्गेनिक बेस, यानी जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें शुगर शर्करा होती है, कार्बनिक क्षार होता है और फॉस्फोरिक अम्ल होता है। तो यहाँ बात करते हैं हम राइबोन्यूक्लियोसाइड की। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर जैसे एडिनोसिन लेते हैं तो इसके अंदर एडिनिन जो कि ऑर्गेनिक बेस है और यहाँ पर राइबोस शर्करा है। तो इस एडिनिन का जो N9 पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और शर्करा का OH H2O निकल जाता है और N9 तथा C1 के बीच में बीटा लिंकेज बॉन्ड बन जाता है। इस प्रकार से एक ऑर्गेनिक बेस और शर्करा के जुड़ने से जो कंपाउंड बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ये एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन और राइबोस शर्करा के सहयोग से एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड बना। तो इस प्रकार से जो राइबोन्यूक्लियोसाइड होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक बेस होगा जो कि बीटा लिंकेज के साथ में किससे जुड़ा हुआ होता है, राइबोस शर्करा के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा हम राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। राइबोन्यूक्लियोसाइड के अंदर दो चीज होती है, शुगर और ऑर्गेनिक बेस होगा, जबकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर इस के साथ में और क्या जुड़ा हुआ रहता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो यदि हम इस राइबोस शर्करा के साथ में फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दें, यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल पर देंगे OH, तो यहां से H2O अणु निकल जाएगा और इसके साथ में ये फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से जिसके अंदर ऑर्गेनिक बेस भी है, शुगर शर्करा भी उपस्थित है और फॉस्फोरिक अम्ल भी जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार का जो कंपाउंड होगा इसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो यहाँ अब राइबोन्यूक्लियोसाइड की जगह क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक बेस भी होगा, शर्करा भी होगी और साथ में फॉस्फोरिक अम्ल भी जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से राइबोन्यूक्लियोटाइड जो अणु होते हैं उनके साथ में फॉस्फोरिक अणु भी जुड़ा हो तो उससे जो बनेगा उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड की जगह एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड में उपस्थित राइबोस शर्करा के C5 जो कार्बन होता है, ये जो राइबोस शर्करा का C5 कार्बन होता है उससे जुड़ा OH और फास्फोरिक अम्ल का जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो H2O अणु के रूप में बाहर निकल जाता है और फास्फोरिक अणु उसके साथ में जुड़ जाता है। अतः एक न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक एसिड और राइबोस शुगर तथा कार्बनिक क्षार उपस्थित होता है जिसको हम राइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। आगे बात करें हम तो DNA की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई थी। तो देखिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA, DNA की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई।
तो वाटसन और क्रिक ने 1953 के अंदर एक्सरे विवर्तन अध्ययन के आधार पर डीएनए की द्विकुंडित संरचना दी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। इन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, वो प्रति समानांतर एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई रहती है। देखिए यहाँ पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिसकी एक श्रृंखला इस डायरेक्शन के अंदर है, दूसरी इसके विपरीत डायरेक्शन में, तो ये दो श्रृंखलाएं आपस में प्रति समानांतर क्रम में रहेगी। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक बेस होता है डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और ऑर्गेनिक बेस के अंदर एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ में डबल बॉन्ड से, और गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। उनका जो एक हेलिक्स की जो डिस्टेंस होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और दो ऑर्गेनिक जो बेस ए से टी और जी से सी जुड़ा हुआ है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए वाटसन और क्रिक ने 1953 के अंदर डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दी थी। डीएनए एक द्विकुंडलीय संरचना होती है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में प्रति समानांतर क्रम में जुड़ी हुई रहती है। ये श्रृंखलाएं डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला से बनी होती है। कौन सी इसमें होगा, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला होगी जो कि 3' 5' फास्फोडाइएस्टर सेतु द्वारा संयोजित रहती है। नाइट्रोजन सार श्रृंखला से केंद्रीय अक्ष की ओर लंबवत स्थित रहते हैं। इसमें प्यूरिन तथा पिरिमिडिन सारकों के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन के अंदर थायमिन साइटोसिन ये उपस्थित रहेगा। तो यहाँ पर गुआनिन होगा वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से, और एडेनिन होगा वो थायमिन के साथ में डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की दिशा एक न होकर के प्रति समानांतर होती है। एक हेलिक्स के प्रत्येक फेरे में दूरी, जो ये हेलिक्स है इसका जो एक फेरा है इसकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम, और इनका जो व्यास होगा वो कितना होगा 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और दो शार्पी युग्मों के बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई, तो यदि एग्जाम में सवाल पूछे कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है डीएनए की, तो आप इसकी संरचना बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सवाल पूछा जाता है वो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछा जाता है। तो डीएनए होता है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए होता है उसके अंदर राइबोस शर्करा होती है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे। दूसरा है कि डीएनए होता है उसमें डबल स्ट्रैंड होता है, जबकि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। नेक्स्ट डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन होते हैं, जबकि आरएनए जो होता है उसमें थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए होता है वो केंद्रक में उपस्थित होता है, जबकि आरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। इस प्रकार से आप डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंस भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आगे और डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक में से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।